हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री प्रकाश गौतम जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, जुड़ चुके हैं। कृपया उनको पैनल में लीजिए। आरंभ किया जाए, क्योंकि लाइव प्रसारण होगा, लोग जुड़ते रहेंगे। भाई साहब को, हम लोगों को सुनने का जी अवसर भी उपलब्ध जी होगा। भावेश भैया नमस्कार। नमस्कार अखिलेश सर, नमस्कार नमस्कार। जी, नमस्कार। मेरा सभी को नमस्कार। प्रणाम। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य वक्ता, जिनका पाथेय उद्बोधन हम सबको प्राप्त होगा, श्री प्रकाश गौतम जी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जूम ऐप पर प्रत्येक रविवार को लोक पहल अपना एक रविवासरी श्रृंखला आयोजित करता है। लोक पहल, जैसा कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी हस्तक्षेप है। लोक पहल, जैसा कि आप पार्श्व में देख रहे होंगे, पंच महाविभूतियां हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, उपाख्यान रज्जू भैया हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान है, हमारे वैचारिक केंद्र हैं। और लोक पहल के जो दूसरे सबसे बड़े सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं, वह है ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवैधनाथ जी। आप हम सभी को, सभी के संज्ञान में है, आम जन के संज्ञान में है कि ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी राम मंदिर आंदोलन के प्रणेताओं में से हैं। इस सांस्कृतिक अलग को जन जन तक पहुंचाने वाले, लोकप्रिय बनाने वाले तथा प्रत्येक हृदय में इस सांस्कृतिक क्या हुआ है? देखिए, इस सांस्कृतिक अवपीड़न को कैच मी करके इंटर पासवर्ड आ रहा है। भारतीय जीवन शैली में समाहित करने वाले ऐसे ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी हमारे सांस्कृतिक, हमारे वैचारिक आधार हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है, वह पूज्य अशोक जी सिंघल का है। अशोक जी सिंघल ने भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राम मंदिर आंदोलन को और प्रखर और तेजस्वी बनाया। जो हमारे वैचारिक केंद्र हैं, दो महान विभूतियां, भारत रत्न और भारत में स्वदेशी और भारतीय शिक्षा पद्धति के नायक, प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति दोनों को संयुक्त करके भारत में समाहित करने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे सांस्कृतिक केंद्र है, हमारे वैचारिक आधार हैं लोक पहल के। और इसके अलावा एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका उद्देश्य था अंत से उदय करना, अंत्योदय के प्रतिष्ठापक और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भारतीय राजनीति में किस प्रकार समाहित किया जाए, इसका राजनीतिक संयोजन करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान है, हमारे वैचारिक केंद्र हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सामाजिक प्रयास है। इसके संयोजक वर्तमान में प्रयाग विश्वविद्यालय से डॉक्टर वीके सिंह जी हैं, जो इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके संयोजकत्व में लोक पहल 3 वर्ष से अनवरत अपनी यात्रा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की यह यात्रा लगातार अविराम चल रही है, निरंतरता में चल रही है। और लोक पहल का जो महत्वपूर्ण ध्येय है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का, उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उनके आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, उनके धर्म, सभ्यता, संस्कृति और समाज संबंधी और प्रशासन और राजनीति संबंधी जो दृष्टिकोण है, उसे जन जन तक पहुंचाना और जन समस्याओं को सत्ता प्रतिष्ठान की ओर अग्रसर करना लोक पहल का श्रेय, प्रेय और पाथेय है। और इसी कड़ी में हम सदैव जनता के प्रति सदैव जो सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध होता है, उससे लोक पहल सदैव सजगता के साथ अपना कार्य करता रहता है। और इस समय भारत की 18वीं लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है। लोक मत परिष्कार हम प्रत्येक मतदाताओं का अपना धर्म है। उसके एक वोट से उसकी जो सरकार बनेगी, वह सरकार यशस्वी होगी, उस सरकार की को वैधता प्राप्त होगी
और वो सरकार अगर भारतीयता के मत प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करेगी तो राष्ट्र में एक नई संवेदना और एक नई चेतना भी आएगी। इसलिए मतदान हमारा पुनीत कर्तव्य है। हम हजारों वर्ष पुराने, हम राजतंत्र में भी एक मर्यादित लोकतंत्र रहे हैं। हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी गणराज्य थे और गणराज्य का भावबोध, गणराज्य जहां का प्रतिनिधित्व चुनी हुई सरकार करती है, वह लोकतंत्र जिसमें हमारी संप्रभुता के प्राप्ति के बाद शासक के शासन में निर्माण का अधिकार जनता को प्राप्त होता है, वह हम करते हैं। और लोकतंत्र में लोक ही प्राण है। इस तंत्र को चलाने का अधिकार जनता को है और इसी को हम लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। हमारे विधि विशेषज्ञ से ये बात आज हम लोग बहुत स्पष्टता के साथ जानेंगे। बहुत ही सामयिक और प्रासंगिक विषय, लोकतंत्र, मत के दान से मन की सरकार, परिष्कृत लोक मत से ही सशक्त सरकार का निर्माण होगा। इस विषय पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता विधि विशेषज्ञ श्री प्रकाश गौतम जी का पाठ्य प्राप्त होगा। तो मैं आज के बीज वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं लोकभवन के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर को। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय प्रकाश गौतम साहब का हम स्वागत करते हैं और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको कार्यक्रम में अखिलेश त्रिपाठी जी, भावेश जी और ऋषिकेश जी के साथ अब उदयभान जी सिंह साहब का, डॉक्टर साहब का साथ है। ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे इस पूरे कार्यक्रम को गति देने में जो सहायता मिल रही है, जो सहायक है, वो हमारे विश्वास आगे है। इसका विषय अखिलेश जी ने जो रखा है वो हमारे 5 महाभूत जिसकी चर्चा अभी उन्होंने की, उनकी जो प्रेरणा है, उनके जो उद्देश्य हैं, उनको फलीभूत करने के लिए ही जो है हम लोग इस विषय पे चर्चा करा रहे हैं। अगर 100% मतदान सुनिश्चित नहीं होगा तो भारत का लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा, ऐसा हम लोग हमारा अपना मानना है कि मतदान करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है और अगर ये मतदान करता है तभी संविधान के सारे अधिकार उसके सुरक्षित हो पाएंगे। संविधान के सारे अधिकारों को अगर वो सुरक्षित रखना चाहता है तो अपने मत देने के कर्तव्य को निश्चित तो निर्वहन करे। ऐसा हमारा लोक पहल का सोचना है और हम सब लोग उसके लिए एक दृढ़ संकल्प है। ज्यादा विषय आने के बजाय केवल ये कहेंगे कि एक कुशल नेतृत्व और एक कर्मठ सरकार के लिए जन भागीदारी जो कहा जाता है उसको वास्तव में करके दिखाने का अवसर आया है और आज का वक्तव्य सुन के ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हों और मतदान के लिए प्रेरित हों, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। बहुत ज्यादा समय ना लेके हम मुख्य वक्ता का सुनना चाहेंगे और सभी को पुनः विनम्रता से सबका धन्यवाद कहना तो ठीक नहीं रहेगा, सबके लिए हम ऋणी होंगे और सबके हमेशा आश्वासन और सहयोग की अपेक्षा रखेंगे, इससे यह कार्य हमारा निरंतर चलता रहे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार भाई साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने आज अपना बीज वक्तव्य प्रस्तुत किया। अब हम एक लोकतांत्रिक राज्य हैं और लोकतंत्र की आधारशिला मतदान से शुरू होती है। इसमें एक इतनी समानता है कि एक बहुत संपन्न व्यक्ति और बहुत विपन्न व्यक्ति के मत का मूल्य एक होता है। यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। और जैसे ही हम आजाद होते हैं, 1929 में यूनाइटेड किंगडम में महिलाओं को मताधिकार दिया और हमने जैसे ही जन संप्रभुता प्राप्त की, हमने मताधिकार दे दिया। आज के कार्यक्रम में प्रोफेसर उदयभान सर, जो हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के से हैं और दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के, शोध केंद्र के यशस्वी प्रोफेसर हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वो बड़े भाई हैं, संरक्षक हैं और प्रत्येक दिवस अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। अब मैं सीधे अपने आज के महनीय वक्ता और माननीय उच्चतम न्यायालय के विधि विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाश गौतम जी को आमंत्रित करता हूं आज के विषय पर अपना उद्बोधन देने के लिए। श्रीमान प्रकाश गौतम। नमस्कार सभी को। मैं सर्वप्रथम लोक पहल संस्था के आदरणीय महानुभावों को
नमन करना चाहता हूँ। श्रद्धेय परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी, श्रद्धेय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी रज्जू भैया जी, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, श्रद्धेय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ संप्रति सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मैं नमन करता हूं और इसके साथ मैं इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं। आज का विषय मैंने आपकी स्वतंत्रता पर खुद ही चयन किया, लोकतंत्र मत के दान से मन की सरकार, परिष्कृत लोकमत से ही सशक्त सरकार। इस विषय को सबसे पहले आज हम 18वीं लोकसभा के चुनाव के चौथे चरण के पर अभी हैं, संभवतः 5वें चरण के लिए 20 तारीख को कल 5वां चरण। तो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल, लोगों का सदन कहा जाता है। जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सदन कहते हैं। लोकसभा चुनाव हर 5 वर्ष हर सदस्य की सदस्यता समाप्त होकर पूरा सदन अस्तित्व में नहीं रह जाती। हर 5 वर्ष पर मतदाताओं को पुनः अवसर मिलता है अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का। हम प्रत्याशी और उसकी संबद्धता किस दल या गठबंधन पीढ़ी दर पीढ़ी नेतृत्व का अधिकार किसी परिवार में ही निहित है और उक्त परिवार का ही कोई सदस्य बहुमत का नेतृत्व करेगा या दल में यह जिम्मेदारी किसी भी योग्यतम व्यक्ति को मिल सकता है। यानी कि हम आंतरिक लोकतंत्र के साथ एक हमारे पास विकल्प होता है कि एक लोकतांत्रिक दल के अंदर किसी को भी वास्तव में लोकतंत्र का, जिसमें सभी को समान अधिकार है, उसकी आज़ादी है या नहीं, इसके विषय में, और साथ में ऐसे दल जिनमें कि परिवारवाद का अंश है और हमेशा उसी परिवार के किसी सदस्य को ही नेतृत्व सौंपा जाता है। हमारी लोकतांत्रिक यात्रा जो है सर्वप्रथम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण से हुई, जहां हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया। ये प्रथम सत्र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 23 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। अक्टूबर 1991 से मार्च 1952 तक प्रथम लोकसभा के चुनाव हुए। तब तक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य ही अनुच्छेद 379 के तहत संसद के सदस्य के रूप में कार्य कीजिए। मताधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अध्याय 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इलेक्शन के संदर्भ में अध्याय है। 324 अनुच्छेद लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में चुनाव आयोग को अधिकृत करता है और उन्हें निगरानी, दिशा निर्देश, नियंत्रण और मतदाता सूची के निर्माण की स्वतंत्रता मिलती है। अनुच्छेद 325 में मतदाता की धर्म, प्रजाति, जात, लिंग, आर्थिक हैसियत के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ऐसी व्यवस्था दी गई है। 326 अनुच्छेद जो हमारे वयस्क मताधिकार को देता है और इसी अनुच्छेद के तहत मताधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसके तहत भारतीय नागरिक 18 वर्ष की आयु, भारतीय नागरिक होना और 18 वर्ष की आयु पूरा करना शर्त है। 1 जनवरी चुनाव वर्ष के 1 जनवरी को हमारा जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का है और भारतीय नागरिक है, वो मतदाता सूची में सम्मिलित होने के लिए, मताधिकार प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। संसद को इस अनुच्छेद में यह भी अधिकार है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंस, अनसाउंड माइंड, क्राइम, करप्शन या इलीगल प्रैक्टिस के आधार पर अयोग्यता का भी निर्धारण कर सकती है। 327 में संसद की मतदाता सूची और परिसीमन की व्यवस्था दी गई है। मतदाता सूची का निर्माण जिस क्षेत्र में आप अस्थायी रूप से रह रहे होते हैं, उस क्षेत्र की मतदाता सूची में आप अपना नाम समाहित करा सकते हैं। परिसीमन एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी लोकसभा, एक राज्य के प्रत्येक लोकसभा एक समान मतदाता सूची के आधार पर ही
वो मतदाता सूची का आकार एक समान हो, ऐसी अवधारणा के तहत परिसीमन किया जाता है, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक राज्य में अलग अलग संसद सदस्य, अलग अलग संसदीय क्षेत्र के संसद सदस्य अलग अलग मतदाता सूची के आकार के आधार पर चुने जाएं। ऐसा ना हो कि कहीं पर मतदाता सूची का आकार 18 लाख हो और कहीं पर 24 लाख हो। इसको समय समय पर एक समान किया जाता है और इसके एक समान करने के पीछे आगे जो है राष्ट्रपति चुनाव के समय जब हमारे संसद सदस्य की एक वोट की वैल्यू जो होती है उसके निर्धारण में, यानी कि इनडायरेक्ट वे में जो मतदाता है उसका प्रतिनिधित्व की कीमत जो है वहां पर वोट के समय एक समान रहे, इसके लिए परिसीमन की प्रक्रिया की जाती है। परिसीमन समय समय पर होता रहा है और पिछला परिसीमन 2007 में हमारे यहाँ हुआ है। सत्ता का हस्तांतरण पहले जब लोकतंत्र के पहले बाहुबल के आधार पर, अस्त्र शस्त्र के बल पर, युद्ध के आधार पर होता था और शासन भी उसी आधार पर चलता था। शासित क्षेत्र की सुरक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जिम्मेदारी भी उनकी होती थी। शासन लंबे समय तक चला तो हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक कि आंतरिक विद्रोह या बाहरी आक्रमण न हो, उन्हीं के परिवार के या उनके मुखिया के इच्छा अनुसार चलता रहता था। लेकिन लोकतंत्र की खूबी है, सत्ता हस्तांतरण की निश्चित समयावधि है, उसके बाद चुनाव की घोषणा होती है। विजयी जनप्रतिनिधि चुनाव पूर्व दल अगर पर्याप्त अपेक्षित बहुमत प्राप्त करते हैं तो सबसे बड़े जनप्रतिनिधि की संख्या बल की दावेदारी या चुनाव पूर्व गठबंधन के पास अपेक्षित बहुमत है तो अन्यथा अंतिम विकल्प अलग अलग दल का गठबंधन चुनाव के बाद बहुमत के प्रदर्शन से दावेदारी करते हैं। गठबंधन वादे, दावे, प्राथमिकता के विषय, आचरण, संस्कार के आधार पर समझौते प्रारंभ होते हैं। जिसे हमने मत दिया वो दल भी गठबंधन, और यह गठबंधन चुनाव पूर्व तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम और चुनाव बाद तो यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम और भी न्यूनतम ही रह जाता है। गठबंधन जिस दल के प्रत्याशी को जनप्रतिनिधि सौंपते हैं अपने मतदान किया, उनमें से अधिकांश मुद्दे तो पीछे छूट जाते हैं। मत के दान से मन की सरकार न बनकर मन को समझौता करना पड़ जाता है। ऐसे में मतदाता की जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे मन की अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार के लिए लोकमत यानी व्यक्तिगत मत को लोकमत का स्वरूप दिया जाए, जिसके लिए समान विचार के लोगों को मतदान हेतु प्रेरित, संकल्पित और प्रतिबद्ध करें। उन्हें हमारे मत के प्रभाव दुष्प्रभाव की चर्चा करें, साथ ही जिनका किसी भी पक्ष में स्पष्ट मन नहीं बना है उनके संपर्क में उनके विषयों से उन्हें जागृत कर अवगत कराकर प्रेरित करें। अपने दल को मौका मिला तो हमने क्या क्या हासिल किया, यानी कि गठबंधन की सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार में राष्ट्र हित में कौन कौन कठोर निर्णय लिए गए, इनसे हमें लोगों को अवगत कराना चाहिए, ताकि हमें अपने दल यानी कि घोषणा पत्र के अनुसार जो भी हमने अपनी घोषणाएं की हैं, जो हमने वादे दावे किए हैं, उसके हिसाब से और हमारे नेतृत्व के मुंह से मंचों और प्रेस वार्ता के माध्यम से जो दावे किए जा रहे हैं उनको अमल में लाने की, हमारी प्रतिबद्धता की कसौटी पर खरा उतरने की क्या प्रवृत्ति रही है, इसको भी हमें बताने की जरूरत है। ऐसा न हो कि हम घोषणा पत्र में कई दल बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन घोषणा पत्र के अनुरूप वो भविष्य में सत्ता में आने पर कार्य नहीं करते हैं। लेकिन हमें अपने दल के संदर्भ में ये बताना जरूरी है कि घोषणा पत्र में किए हुए वादों को हमने समय समय पर अपनी सदन के अंदर बहुमत की क्षमता होने के बाद हमने पूर्ण किया है और ये हमारी प्रतिबद्धता भविष्य में भी हमारे घोषणा पत्र के दावों और वादों पे पूरी होंगी। हमारे व्यक्तिगत मत से लोकमत का सफर तय होगा, तभी हमारे मन की सशक्त सरकार बनेगी। देश आज़ाद हुआ 1947 में, हमें एक ऐसे कानून संहिता की आवश्यकता थी जो सर्वशक्ति कानून हो, जो नागरिकों की व्यक्तिगत और सामूहिक भावनाओं का संपूर्ण शासन व्यवस्था पर नियंत्रण रखता हो, जिसे हम संविधान कहते हैं। हमारा भारत देश राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से संविधान से ही चलता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों ने हमारे मूल्यों, आदर्शों, हमारी सभ्यता, संस्कृति, आस्था और विश्वास का समुचित समावेश किया। डबल इंजन की सरकार
बिना भेदभाव धर्म जाति क्षेत्र के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव किए हुए सबको समान अवसर नौकरी व्यवसाय में प्रदान कर रहे हैं। साथ ही संसाधन के वितरण भी बिना भेदभाव हो रहा है, जिससे जनता में एक भरोसा कायम हुआ है। कानून व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त होने से मुफ्त राशन और इलाज, स्वच्छ पेयजल हो या उद्योग के लिए जमीन अलॉटमेंट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सड़क की उपलब्धता हो, सभी स्तर पर एक ईमानदार सरकार को प्रदेशवासी महसूस कर रहे हैं, जिसकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों तक में है। भाजपा शासित राज्यों में मात्र योगी जी ही एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनकी सभाओं की मांग और प्रभाव सर्वाधिक है, क्योंकि लोगों ने मान लिया था कि बिहार और उत्तर प्रदेश की कार्य संस्कृति में, लेकिन आज केंद्रीय जीएसटी संग्रह में तमिलनाडु को पीछे छोड़ उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, जो उद्योग व्यापार के बढ़ने के साथ साथ संग्रह में भी कानून के शासन का द्योतक है। कानून का शासन विकास समृद्धि की आधारशिला है। ये चुनौतियां सपा और बसपा कांग्रेस की भ्रष्ट आपराधिक संरक्षण में अपराधियों को खुली छूट मिली हुई थी। अपराधी एवं अपराधी गिरोह पर नकेल कस जनता को राहत मिली है, जिससे बुलडोजर ने प्रतीकात्मक रूप से कठोर न्याय का रूप ले लिया है। अपराधी की व्यक्तिगत सुख चैन रसूख तो गायब है ही, साथ में पारिवारिक सुख का मकान दुकान भी ध्वस्त होने से मुआवजों में युवाओं में संगठित अपराधी गिरोह के सदस्य बनने की प्रवृत्ति में अत्यंत कमी आई है। मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवाना हो, जिस मस्जिद तक पहले पुलिस तक पहुंचने में घबराती थी, आज उन मस्जिदों से उनके ताज के रूप में वो लाउड स्पीकर भी उतरवाने का साहस वर्तमान सरकार ने किया है। महाराज जी की इसी छवि के प्रभाव का नतीजा है कि केंद्र की सरकार बनने में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल के कुछ प्रमुख साथियों के बाद एकमात्र मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय योगी जी का ही प्रभावी योगदान सर्वाधिक है। कई मुख्यमंत्रियों के योगदान को मिलाने के बाद भी योगी जी का प्रभावी योगदान उससे भी अधिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेरे मन की व्यक्तिगत मामला और राष्ट्रीय महत्व के मामले, राष्ट्रीय हित के मुद्दे, इनको ध्यान में रखते हुए ये बात समझ में आती है कि एक तरफ जो है व्यक्तिगत जनप्रतिनिधि हैं और दूसरी तरफ जो है हमारे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं। जनप्रतिनिधित्व के साथ जो बहुमत का दल है, बहुमत के दल की जो क्षमता है, उसकी प्रतिबद्धता है, पूर्व में किए हुए कार्य हैं, पूर्व में जो उन्होंने वादे और दावे किए थे उसके अनुरूप उन्होंने चीज़ें अमल में लाई हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात जाल हो और इस तरह से एक्सप्रेसवे और तमाम चीज़ों की वजह से पूरे देश का विकास होना हो, इस तरह की चीज़ें उद्यम और रोजगार के मामले में, रोजगार और वितरण के अवसर की समानता के मामले में हमारी सरकारों का योगदान जो अभी तक रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो हमें अन्य लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उस दल को अपने व्यक्तिगत मत की धारणा से अन्य लोगों को जोड़कर एक लोकमत का, एक परिष्कृत लोकमत, जो कि इन मुद्दों से प्रभावित होकर, इन विषयों से प्रभावित होकर के, और एक दल को जो कि हमने भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए लोगों को प्रेरित करें, ये बताएं कि कमल निशान के तहत जो भी प्रत्याशी है, जिसे भी हमारे नेतृत्व ने उन्हें चयनित किया है, प्रत्याशी बनाया है, उनके कुछ मुद्दों को, जिस पे हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ लोगों की जातिगत होती हैं, कुछ लोगों की शैक्षणिक योग्यता और तमाम आधार होते हैं, उन्हें गौण करते हुए हमें अपने दल पर विश्वास करते हुए, उनके नेतृत्व के चयन पर विश्वास करते हुए और लोकमत का सृजन करना चाहिए, जिसकी वजह से ही हम सशक्त लोकतंत्र की नींव रख सकते हैं और अनवरत एक अच्छी सशक्त सरकार पा सकते हैं। इस दिशा में हमें सृजन करने के लिए हमें उन्हें एहसास कराना चाहिए कि जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे वो राशन की बात हो, मुफ्त राशन की बात हो, इलाज के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, मनरेगा हो, कृषि कानून हो, पेंशन हो, कृषि तकनीकी ज्ञान का विस्तार हो, इस तरह की चीज़ों के माध्यम से कुछ मुद्दे हमें व्यक्तिगत जीवन में आते हैं, हमें हमारे राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिन्हें की सरकार के ही बस की बात है। हम सीधा सीधा उसका अनुभव तो नहीं करते, लेकिन
अगर उनके अभाव में हमारे राष्ट्र की जो एकीकृत स्वरूप है, हमारा जो देश का राज्यों का एक समूह है, भारत का देश, उनकी क्या गति होगी। इस संदर्भ में हमें सोचना चाहिए कि एक तरफ जो है परिवारवादी और भ्रष्ट नेतृत्व का गठबंधन है और एक तरफ हमारी राष्ट्रवादी सोच की जन कल्याणकारी योजनाओं को अमल में लाने वाली सरकार है। तो हमें किस पक्ष में खड़ा होना है, उसके लिए हमारे व्यक्तिगत मत तो महत्वपूर्ण है ही। हम व्यक्तिगत मत के अपने मन के सरकार चुनने की दिशा में मत तो करते हैं, लेकिन लोक मत का सृजन करने के लिए हमें बाहर निकलना होगा और बाहर निकल करके हमको जिनसे भी हमें संपर्क है या जिनसे संपर्क हो सकता है, उन सभी के मन के मत देने के इस अधिकार के प्रयोग के तहत उन सभी को संगठित करके ये समझाने की और एक परिष्कृत लोक मत के सृजन करने का एक समूह का गठन करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम सशक्त लोकतंत्र को प्राप्त करेंगे और सशक्त लोकतंत्र में ही सशक्त सरकार हमें मिलेगी, जो सरकार हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे आंतरिक सुरक्षा का विषय हो, चाहे हमारे सैन्य बल की शक्तियों का विषय हो, चाहे सीमा की सुरक्षा का विषय हो और हमारे अवसर की स्वतंत्रता का विषय हो, ऐसे सारे विषयों में हमारी सरकार का क्या भूमिका है। इस तरह से हम हमारे स्थानीय सांसद मात्र मेरे संसदीय क्षेत्र की जिन जरूरतों को पूरा करेंगे और क्या उन जरूरतों तक ही हमारी सीमित होना, या ऐसे दल के प्रत्याशी जो दल राष्ट्रीय मुद्दों और लक्ष्य के प्रति क्या नजरिया, समर्पण और प्रतिबद्धता रखती हैं, उनकी विचार में राष्ट्र प्रथम है या व्यक्ति प्रथम है या परिवार प्रथम है। इस तरह से हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि हमें किस पक्ष में खड़ा होना है। हमें अपने मत के अधिकार को मत के कर्तव्य के रूप में सभी को अपने व्यक्तिगत और समूह रचना के माध्यम से सबको जागृत करने की जरूरत है और जागृत कर ऐसे एक लोक मत का सृजन करना है जिससे हमें बहुमत की सरकार प्राप्त हो। भाजपा की सरकार अनवरत हमारी 10 साल से जो चल रही है, जिसका कार्य हमने देखा है, एक बेहतर परिणाम हमें मिल रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मान सम्मान बढ़ा है, हम अधिक सुरक्षित हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले दूसरों से गुहार लगाते थे, आज लोग हमें अपने मामलों में, अपने आंतरिक मामलों में, अपने द्विपक्षीय मामलों में हमसे गुहार लगाते हैं हस्तक्षेप करने के लिए। और इस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, सरकार को ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार को पुनः 5 साल का अवसर मिले, इसके लिए मैं जन जागरण और लोकमत का सृजन करके और एक सशक्त सरकार का निर्माण करना है। यही मुझे अपने उद्बोधन में कहना था और मैंने अपनी संक्षिप्त वार्ता के माध्यम से सबके सामने अपने विचार को रखे हैं। उम्मीद है कि धन्यवाद, आप सभी लोगों ने हमें अवसर दिया। बहुत बहुत आभार। यह उद्बोधन जरूर संक्षिप्त है, लेकिन ये इतना सारगर्भित है और जिसमें सूक्ष्मता होती है, सूक्ष्म होता है, वह स्थूल को एक गहरी चोट देता है। ताला जो चाबी होती है, कुंजी होती है, वह जा करके बहुत छोटी कुंजी एक बहुत बड़े ताले को खोल देती है, उसके मर्म का स्पर्श करती है। तो आपका उद्बोधन निश्चित रूप से यशस्वी उद्बोधन है। हमें तेजस्वी बनाने के लिए है, धारदार बनाने के लिए है और मूल तत्व को की पहचान और परख करने के लिए है कि हमें मतदान करने के पूर्व हमें अपने मन का परिमार्जन किस प्रकार करना है, हमारे मन के निर्माण के आवश्यक निर्णायक तत्व क्या हों कि भारत को एक ऐसी सशक्त सरकार मिले, एक ऐसी संवेदनशील सरकार मिले जो जन चेतना को समझ सके, जन चेतना का संज्ञान ले सके, सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना, आर्थिक चेतना का संज्ञान ले सके और साथ साथ देश की सांस्कृतिक चेतना का अवदान कर सके। संस्कृति और सभ्यता किसी राष्ट्र को सस्टेनेबल पॉलिटिकल सिस्टम प्रदान करते हैं। आपने अपने उद्बोधन का आरंभ
भारतीय संविधान सभा के निर्माण और उसकी तिथियों के अनुक्रम तथा मतदान के संवैधानिक अधिकार से प्रस्तावना प्रस्तुत की और अंत में मतदान क्यों आवश्यक है, मतदान की उपादेयता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है और मतदान से राष्ट्र किस प्रकार सशक्त होता है। मतदान हमारा एक पुनीत कर्तव्य है, एक संवैधानिक दायित्व है और हमारा यह मूल अधिकार नहीं है लेकिन संवैधानिक उत्तरदायित्व है और इसका हमें निर्वहन करना चाहिए क्योंकि ये संविधान हम भारत के लोगों द्वारा निर्मित हुआ है। हमारा इसीलिए भारत की जनता संप्रभु है और संप्रभु जनता अपने मत की अभिव्यक्ति बहुत सोच समझ के करेगी, तभी एक सशक्त सरकार का निर्माण होगा, मन वाली सरकार का निर्माण होगा। मैं सर के इस यशस्वी उद्बोधन को के प्रति अभिनंदन करता हूं। 2-3 बातें मुझे और करनी है। आप एक विधि के विशेषज्ञ हैं, विधि और संविधान के दायरे में अपनी बातें रखे हैं, लेकिन चूंकि मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापक भी हूं तो इस नाते मैं ये कहूंगा कि भारत का जो गौरवशाली अतीत है, जो सभ्यता और संस्कृति की गहरी जड़ें हैं, वो हमें संकेत करती हैं लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति। और भारत में लोकतंत्र के मूल्यों का निर्धारण होता है राम की मर्यादा से, कृष्ण के निर्छीर करने वाला विवेक से और शंकर के संहारक मानस से भी। हमें विधर्मियों का विनाश करना है, यह लोकतंत्र के आपकी एक वोट की गहरी चोट से होगा। हमें उन राष्ट्र विरोधी ताकतों का राष्ट्र के विरुद्ध जो विध्वंसकारी शक्तियां हैं उनका भी हमें मान मर्दन करना है। सर ने बहुत सजगता पूर्वक अपनी बातें रखी हैं, एक विशेषज्ञ के रूप में, एक विद्वान के रूप में भारत के आम नागरिक को किस तरह सजग किया जा सकता है। बुलडोजर एक प्रतीकात्मकता है, लेकिन विधि और व्यवस्था, सर के सम्मुख कुछ कहना भी सूर्य को दीपक दिखाने दे। विधि और व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार उस धर्म का निर्वाह किया, क्योंकि वो सन्यासी है, उन्होंने अपना परिवार छोड़ा है और सन्यास व्रत ग्रहण किया है। और सन्यासी का न कोई धर्म है न जाति है, एक धर्म है राष्ट्र धर्म, एक धर्म है भारत माता की साधना। संपूर्ण भारत की माताएं उनकी माता हैं, संपूर्ण भारत उनका परिवार है। और इसी दृढ़ता के साथ जब किसी में त्याग और वैराग्य एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो उसमें शक्ति का तेज पुंज आ जाता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री में शक्ति का वही तेज पुंज है। और कल्पना करिए, मैं तो हमेशा कल्पना करता हूं कि गैरिक वस्त्रों में लिपटा यह सन्यासी जिस दिन दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेगा, उस समय कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक भारत में जो विधि और व्यवस्था होगी, विधि के अनुरूप राज्य होगा। विधि का निर्माण संसद करती है, व्यवस्थापिका करती है, और व्यवस्थापिका का निर्माण जनता करती है। तो विधि का शासन माने जनता का शासन। उस दिन जन और मन का स्पर्श स्पष्ट होगा। यह सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी में है। तो यह एक वोट भारत को सुरक्षा देगा। अभी सर ने कहा राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मर्यादा देगा, मान देगा, महत्व देगा। और जो राष्ट्र और जिसका नेतृत्व करता सशक्त नहीं होता है, वह राष्ट्र आंखों में आंखें देख के बात नहीं कर सकता है। 2 कालजयी युग पुरुष हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इनके सपनों का भारत बनाने के लिए, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सपनों का भारत बनाने के लिए, उस आदर्श को इस कलयुग में स्थापित करने के लिए जो इतनी सांस्कृतिक अवपीड़न था, उस दौर को याद करिए। अपने मन में तलवारों की कितनी खनक हो जाती होगी जब जहां प्रयागराज से मैं बोल रहा हूं, इसी को विधर्मियों ने किस प्रकार अपने तलवार के बल पर इलाहाबाद कर दिया था। कितनी चोट पहुंची होगी हम लोगों पर, इस देश के सनातन वासियों पर। वो पूज्य योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से, उनके प्रशासनिक सक्षम नेतृत्व में वह प्रयागराज पुनः स्थापित हुआ होगा। स्वर्ग में बैठे हर्षवर्धन भी कहीं मुस्कुरा रहे होंगे और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को आशीष दे रहे होंगे। यह देश कृतज्ञ है। कृतज्ञता तो हम समष्टिवादी हैं, व्यष्टिवादी नहीं है। लेकिन इस सन्यासी ने जिस प्रकार के ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, भविष्य में भी उसके पदजाप सुनाई देते हैं। आपके इस यशस्वी उद्बोधन के लिए हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत छोटा था, मैं जानता हूं आपके पास समय अभाव है, लेकिन
आपने जो उद्बोधन दिया है और जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, फिर यूट्यूब पर इसको सुनोगे, हम लाखों के बीच जाते हैं, 2,80,000 3 लाख तो मुझे डायरेक्ट सुनते हैं, सीधे सुनते हैं कि घंटे की रिकॉर्डिंग आपकी वाणी से हमारा मार्ग प्रशस्त होगा, श्रोताओं का, भारतवासियों का सन्मार्ग सुनिश्चित होगा, इसमें प्रत्याशा, इसमें कहीं से भी संशय नहीं है। इस प्रत्याशा के साथ भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब मैं अपने बहुत ही तेजस्वी अपने कार्यकर्ता, बहुत ही हमारे छोटे डॉक्टर ऋषिकेश से को आमंत्रित करता हूं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर का लोक पहल के तरफ से, हम सबके तरफ से एक औपचारिक धन्यवाद करेंगे और इस महनीय व्यक्तित्व पर अपनी मीमांसा भी प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर ऋषिकेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके इस जो है एक महत्वपूर्ण आलोचकीय टिप्पणी के पश्चात मुझे बहुत लगता नहीं कि इसके बाद बड़ी आवश्यकता रह जाती है, क्योंकि इस विषय पर एक विधि विशेषज्ञ और विधिवेत्ता की दृष्टि से हमारे आज के आदरणीय मुख्य वक्ता ने जिस तरह से अपनी बात रखी है और जिस प्रकार से एक महनीय मीमांसकीय जो दृष्टि आपने रखी है सर, उसके बाद बहुत कुछ कहने को इसमें रहता नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि जैसे कि लोक पहल की एक परंपरा है, हम न केवल अपने कार्यक्रम में अपने विषय से संबंधित बीज वक्तव्य अपने राष्ट्रीय संयोजक, आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक जी से दिलवाते हैं और उसके बाद हमारे आदरणीय वक्ता का वक्तव्य होता है। और ये जैसा कि सर ने कहा कि ये वक्तव्य आने वाले समय में अभी ही इस समय जिस पेज पर और अन्य जिस प्रकार के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इसे फ्लैश किया जा रहा है, वो कम से कम लाखों लोगों के बीच में जा रहा है और आने वाले समय में भी ये कई लाख लोगों को जो है वो उनका पाथेय करेगा, उनके लिए मार्गदर्शक होगा। और खास करके जब ये चौथे चरण पर हम 18वीं लोकसभा के मतदान को देख रहे हैं, उस समय पर ये वक्तव्य न केवल मतदाताओं के मत के परिष्कार के लिए बड़ा जो है महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के सन्मार्ग को भी सुनिश्चित करने के लिए इस महनीय वक्तव्य की एक बड़ी अहम भूमिका होगी। जैसा कि शुरू ही विषय ही है कि लोकतंत्र मत के दान से मन की सरकार, परिष्कृत लोकमत से ही सशक्त सरकार। इस पूरे के पूरे वक्तव्य की शुरुआत में एक जो परिचय दृष्टि थी वो आदरणीय डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर ने रखी और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि लोकमत का परिष्कार ही प्रत्येक मतदाता का धर्म है और मतदान उसी क्रम में एक पुनीत और एक आवश्यक कर्म भी है। बीज वक्तव्य के रूप में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी ने यह कहा कि मतदान की सुनिश्चितता से ही लोकतंत्र मजबूत होगा और संविधान के सभी अधिकार तभी सुरक्षित और सुनिश्चित हो पाएंगे। इसलिए जनसंप्रभुता है तो लोकमत का परिष्कार आवश्यक है, परिष्करण आवश्यक है। बाद में उसके बाद इस पूरे के पूरे विषय पर 2 से 3 अलग अलग हिस्सों में बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से आज के हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता और साथ साथ में विधि विशेषज्ञ सर्वोच्च न्यायालय के हमारे आज के आदरणीय वक्ता, उन्होंने न केवल नहीं वरिष्ठ अधिवक्ता मैं नहीं हूँ, नहीं देखिए, देखिए एक तो जो नहीं जो एक तो जो प्रशासकीय और विधिगत जो कह लीजिए कि शब्दावली है उसका हो सकता है कि मतलब अलग हो, लेकिन हमने तो हमारे लिए जब आप इस विषय पर अपनी दृष्टि रख रहे हैं तो हमारे लिए वो वरिष्ठता सीधे सीधे द्रष्टव्य हो रही है। आपने बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से न केवल संविधान सभा के निर्माण की रूपरेखा, परिसीमन की अवधारणा, लोकमत का स्वरूप क्या होना चाहिए, लोकमत का सृजन कैसे हो, न केवल इसके ऊपर आपने बड़े जो है विस्तार से अपनी बात को रखने की कोशिश की, साथ साथ में आपने गागर में सागर भरने वाले इस वक्तव्य में आपने डबल इंजन की सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण पिछले गत 10 वर्षों के कार्य थे उसको भी आपने कि किस प्रकार से लोकमत के मत के दान से लोग मन की सरकार को सुनिश्चित करें, उसके लिए क्या क्या प्रमुख अवधारणागत बिंदु होने चाहिए वो भी आपने बताया। इसके साथ साथ आपने आपके इस पूरे के पूरे वक्तव्य की जो एक सबसे प्रमुख जो एक सेंट्रल आइडिया था, एक केंद्रीय विचार था जो मुझे लगा कि आपने कहा कि व्यक्ति प्रथम और परिवार प्रथम की जगह हमें राष्ट्र प्रथम को महत्व देने वाले उस विचार को महत्व देने वाली सरकार के बारे में लोकमत के अनुसार जो है हमें विचार करना चाहिए। और साथ साथ में आपने जन जागरण के लिए
आज के अपने इस उद्बोधन में तमाम महत्वपूर्ण बातें कही। तो और सबसे अंत में सर ने उसके ऊपर मीमांसकीय टिप्पणी करते हुए डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर ने उसे लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ कि किस तरह से भारतीयता जब लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ती है तो किस प्रकार राजा का हित प्रजा का हित राजा का हित बन जाता है, और किस प्रकार बाबा तुलसीदास की वो लाइन की मुखिया मुख सो चाहिए खान 501 को वो सार्थक करता है। और साथ साथ में जैसा कि सर ने बताया कि ये जो मंच है वो कुछ वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, अभिभावकत्व में चलता है, जो कि न केवल हमारे जितने भी पंचभूत जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतिष्ठान हैं उनके विचारों को स्थापित करता है, बल्कि इसके साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार आने वाले समय में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्थापित किया जाए, किस प्रकार स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की एक रूपरेखा तैयार की जाए, और आने वाले समय में किस प्रकार उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में हम केंद्रीय नेतृत्व को देखते हैं, इस पर भी जो है अपनी बात को मजबूती से रखा जाए और उन तमाम बिंदुओं को लोगों तक पहुंचाया भी जाए। और जैसा कि जो लोहिया जी का कथन भी है कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति जो है वो अल्पकालिक धर्म है, इसी एक केंद्रीय विचार और साथ साथ में अपने जो कुछ हम आधार कह लीजिए कि हमारे जो आधार सूत्र हैं उसको केंद्र में रख करके हम इस मंच का संचालन और इस मंच का लगातार परिवर्तन कर रहे हैं। तो इन तमाम कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ में आज के इस महनीय वक्तव्य के लिए अपने आदरणीय वक्ता अतिथि का न केवल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, बल्कि हम ये भी आशा रखते हैं कि जब भी हम आपसे किसी एक विषय के ऊपर आपका समय मांगेंगे, क्योंकि आपका समय जो है कीमती है, तो फिर भी हमें यह विश्वास है कि आप उसमें से हमें समय उपलब्ध कराएंगे और किसी न किसी विषय पर फिर हमें जो है अपना सादर पाथे हमें जो है देंगे। इसके साथ साथ मंच के साथ अभी जुड़े हुए जितने भी हमारे साथ कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, जिसमें कि भावेश द्विवेदी जी हैं, जिसमें डॉक्टर उदय भान सर जो कि हमारे न केवल अभिभावक बल्कि आदरणीय संरक्षक भी हैं, जिनका हमें निरंतर जो है मार्गदर्शन पथ प्रदर्शन मिलता रहता है, और साथ साथ में हमारी और जितने भी अटेंडी लिस्ट है और आने वाले समय में अभी जितने लोग देख रहे हैं और आने वाले समय में जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे, उन सभी के प्रति मैं हार्दिक आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ साथ में इस कार्यक्रम को बड़े ही सुंदर ढंग से सजाने के लिए मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तमाम सदस्यों के प्रति भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए और इसकी पूरी विचार दृष्टि की अभिव्यक्ति के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सर ने जो आज पाठ्य दिया है, 5वां चरण शुरू हो गया, चौथा 5वां चरण, 6वां चरण 20 तारीख को 5वां, 25 को 6ठा और 1 जून को 7वां चरण होगा। इसमें सर पर ऋषिकेश को भी मैं विशेष आभार दूंगा कि सर का आज हम लोगों का एक, चूंकि पूज्य महंत जी का, हम ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी का भी आशीर्वाद रहता है हम लोगों पर, कहीं से कहीं उन्हीं के स्नेह और आशीर्वाद से श्री प्रकाश जी हम लोगों को मिले और एक प्रकाश दिखाया है। और हिलते डुलते मतदाताओं का एक छोटा सा ही प्रयास, हम लोग 5 लाख 6 लाख के बीच चले जाते हैं, तो वो जो हिलते दो द्वैधी भाव में है, जो संशय में है, उनके मत का परिष्कार होगा। तो सर आपका बहुत बहुत आभार, पूरे लोक पहल परिवार के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार आपके इस महनीय वक्तव्य के लिए। और ये रिकॉर्डिंग मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दी है, जिससे हम लोगों का संवाद हुआ था। फिर यूट्यूब वाला व्यवस्थित रिकॉर्डिंग आएगी तो उसको भी मैं भेज दूंगा। और हमारे आप, वरिष्ठता केवल उल्टी गाउन से नहीं होता है, वरिष्ठता वह कर्तव्य है, वह राष्ट्रीय धर्म है जो व्यक्तित्व को प्रखर, दिव्य और अनुपम बना देती है। आप ऐसी ही विभूति हैं, भारत माँ के लाडले लाल हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग वरिष्ठ उसी रूप में कह रहे हैं जो जिसका भारतीयता का संज्ञान हो वही संपूर्णता है। भारत माँ ही संपूर्ण है, हम लोगों की वरिष्ठता का वही कोमल भाव है, वही मन की अभिव्यक्ति है, क्योंकि हम लोग योगी जी के आदमी हैं, योगी जी के सेवक हैं। तो उसी रूप में हम इस प्रखर राष्ट्रवाद को लेते हैं। हम हमारे लिए इसीलिए आप वरिष्ठ हैं और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम लोगों के साथ डॉक्टर विपिन कुमार जी, लक्ष्मी राणा जी, नीति जी और सत्येंद्र गुप्त जी जुड़े हुए हैं, इन लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और जो श्रोता हमें फेसबुक, यूट्यूब पर लगातार सुन रहे हैं,
उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ऋषिकेश जो हमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ बहुत ही तेजस्वी स्वयंसेवक है, उनका अभिनंदन। प्रोफेसर उदय भान सिंह जो हमारे बड़े भाई हैं और बड़े यशस्वी एकात्म मानववाद के मीमांसक हैं, विद्वान हैं, उनका अभिनंदन। डॉक्टर भवेश जी जो संघ विचारक हैं, युवा इतिहासकार हैं, उनका अभिनंदन। और बहन कनिष्का जी जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को उपलब्ध कराती हैं, तो कुशलता पूर्वक इसका तकनीकी संचालन करती हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और सभी को, श्रोताओं को प्रणाम। और हम लोग एक अगले रविवार को एक नए विषय और एक नए वक्ता के साथ पुनः आएंगे और लोकमत को और राष्ट्रीयता को प्रेरित करने, जागृत करने का सत्प्रयास करेंगे। सबको बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोकपहल।